नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारत के इतिहास के सबसे खूंखार सीरियल किलर्स में से एक के दिमाग के अंदर झांकने वाले हैं। हम समझेंगे एक ऐसे अदृश्य कातिल का मनोविज्ञान जिसने रातों रात 3 राज्यों की नींद हराम कर दी थी। बिना कोई वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा ये नंबर देखिए, 72। सुनने में शायद सिर्फ एक आंकड़ा लगे, लेकिन जरा सोचिए, ये उन 72 मासूम लोगों की जानों की गिनती है जिन्हें 1971 से 1973 के बीच महज 2 साल के छोटे से वक्फे में एक अकेले कातिल ने अपना शिकार बनाया। 2 साल और 72 कत्ल, ये सोचने भर से रूह कांप जाती है। तो अब हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर जयपुर की एक आम से मिडिल क्लास परिवार का सीधा साधा दिखने वाला लड़का एक ऐसा खूंखार दरिंदा कैसे बन गया जिससे पूरा का पूरा समाज खौफ खाने लगा, जिससे दुनिया आगे चलकर कनपट्टी मार के नाम से जानने वाली थी। उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? आइए सबसे पहले इसके मनोवैज्ञानिक पहलू यानी तिरस्कार के मनोविज्ञान पर नजर डालते हैं। इस कहानी के केंद्र में है शंकर प्रजापति। 1952 में जब उसका जन्म हुआ तो परिवार में खुशियां मनाई गई। उसके माता पिता का एक ही सपना था कि बेटा खूब पढ़े, सफल हो और नाम रोशन करे। लेकिन असल जिंदगी इतनी सीधी कहाँ होती है। जैसे ही शंकर का पढ़ाई से मन उचाट हुआ, उसके परिवार ने एक बहुत ही कठोर कदम उठाया। उन्होंने अचानक से उसकी सारी आर्थिक मदद बंद कर दी और उसे पूरी तरह से उसके हाल पर छोड़ दिया। अब जरा शंकर की स्थिति को इमेजिन कीजिए। बिना पैसों के वो धीरे धीरे हताशा में डूबता गया। पेट की आग बुझाने के लिए उसने मंदिरों की दानपेटियों में हाथ साफ करना शुरू किया। नौबत यहाँ तक आ गई कि वो पड़ोसियों के घर से रोटियां तक चुराने लगा। और इसके बदले में उसे क्या मिला? पड़ोसियों से बेरहम पिटाई। उसे सुधारने के बजाय उसके अपने समुदाय ने ही उसे हिंसक तरीके से दुत्कार दिया। और यकीन मानिए, यहीं से उसके अंदर नफरत का बीज बोया गया था। समाजशास्त्र में से समझने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प कंसेप्ट है जिसे लेबलिंग थ्योरी ऑफ क्राइम कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जब समाज किसी इंसान के माथे पर अपराधी का ठप्पा या लेबल लगा देता है ना, तो उसके सुधरने के चांसेस कम और बड़े जुर्म करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। शंकर के केस में बिल्कुल यही हुआ। उस पर यह लेबल लगाकर समाज ने अनजाने में ही उसे सही रास्ते पर वापस लाने के बजाय हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल दिया। हालांकि बाद में उसके परिवार ने एक नई शुरुआत की उम्मीद में श्रीकरणपुर का रुख किया, लेकिन वो अपराधी का ठप्पा जैसे शंकर की परछाई बन चुका था। नए शहर में भी उसे वही तिरस्कार मिला। इस लगातार हो रहे सामाजिक बहिष्कार ने उसे दुनिया से पूरी तरह अलग थलग कर दिया। इंसानियत और हमदर्दी नाम की चीजों से उसका आखिरी कनेक्शन भी अब टूट चुका था। चलिए अब देखते हैं कि एक अकेले इंसान की इस नफरत ने कैसे पूरे के पूरे समाज को लकवाग्रस्त कर दिया था। ये वो दौर था जब राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के लोग एक अनजाने खौफ के साए में जी रहे थे। लोगों के बचने के तरीके देखिए। जैसे ही शाम ढलती, डर के मारे हर घर के दरवाजे अंदर से बंद हो जाते। गर्मी के मौसम में भी पूरा का पूरा कुनबा सिर्फ एक ही कमरे में सिमट कर सोता था। ये कातिल हमेशा रात के अंधेरे में कंबल ओढ़कर आता था। इसका खौफ इस कदर हावी था कि अगर रात में कोई आम आदमी भी कंबल ओढ़े दिख जाए तो लोग जान बचाकर भागने लगते थे। इसी वजह से लोगों ने इस अनजाने हमलावर को एक खौफनाक नाम दिया, कनपट्टी मार, जिसका सीधा सा मतलब है कान के नीचे वार करने वाला, क्योंकि वो अपने हर शिकार को बड़ी ही सटीकता से ठीक कान के नीचे एक भारी हथियार से मारता था। ये नाम उस वक्त मौत का दूसरा नाम बन चुका था। लेकिन कहते हैं ना, हर मुजरिम कभी ना कभी गलती जरूर करता है, और यही टर्निंग पॉइंट साबित हुई गुरुद्वारे की एक घटना। तारीख थी 9 सितंबर 1973। शायदल शहर के एक गुरुद्वारे के अंदर सो रहे 3 सेवादारों पर बेहद बेरहमी से हमला किया गया। एक पवित्र धार्मिक स्थल के अंदर हुई इस वारदात ने लोगों के गुस्से को भड़का दिया। इस घटना के बाद इतना बवाल हुआ कि पुलिस पर भारी दबाव पड़ा और आखिरकार उन्हें अपनी जांच को पूरी तरह से इसी केस पर फोकस करना पड़ा। अब पुलिस जब गुरुद्वारे पहुंची तो उन्हें कुछ बहुत ही अहम सुराग मिले। वहां सारा सामान बिखरा पड़ा था, ताले बुरी तरह टूटे हुए थे, फर्श पर खून से सने पैरों के निशान थे और सबसे बड़ी बात, एक टिन के बक्से पर खून से सने उंगलियों के निशान मिल गए। अब देखिए, 70 के दशक के भारत में फोरेंसिक साइंस कोई बहुत एडवांस तो था नहीं, लेकिन फिर भी इन सुरागों ने पहली बार पुलिस को यह कन्फर्म किया कि हाँ, कातिल सच में वजूद में है,
कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं। उस जमाने में अलग अलग राज्यों की पुलिस के बीच तालमेल बिठाना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन श्रीगंगानगर के एसपी श्याम प्रताप सिंह ने हार नहीं मानी। उन्होंने बहुत ही सिस्टमैटिक और पुराने तरीके अपनाए। बचे हुए लोगों के इंटरव्यू लिए, अलग अलग संदिग्धों के स्केच मैच किए और आखिर में एक मास्टर स्केच तैयार करके उसे तीनों राज्यों की पुलिस को भिजवा दिया। उन्हें मिले एक ट्रेन टिकट के सुराग ने इस जांच को सही दिशा दिखाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अब हम आते हैं सबसे डरावने हिस्से पर, उस कातिल के दिमाग के अंदर। आखिरकार 3 जुलाई 1974 को पुलिस ने भटिंडा रेलवे स्टेशन से रतन लाल नाम के एक शख्स को दबोच लिया, लेकिन जब श्रीकरणपुर के लोगों ने उसे देखा तो तुरंत पहचान गए कि अरे ये तो शंकर है, वही उनका पुराना पड़ोसी। जब उसका पर्दाफाश हुआ तो उसके अंदर का घमंड पूरी तरह से बाहर आ गया। उसने बिना किसी झिझक के बहुत ही कैजुअल तरीके से 72 लोगों के कत्ल की बात कबूल कर ली। लेकिन जिस बात ने सबको सुन्न कर दिया वो था उसका ये बयान। उसने कहा, जब मैं लोगों को मारता था ना तो उनकी चीखें मुझे किसी सुरीले गीत की तरह लगती थीं। जरा सोचिए इस बात को। ये साफ दिखाता है कि समाज से ठुकराए जाने के बाद उसके दिमाग में कैसी खौफनाक साइकोटिक बीमारी पनप चुकी थी, जहां किसी इंसान की दर्दनाक मौत उसके लिए एक इनाम बन गई थी। और इसका सबसे अजीब पहलू देखिए, एक तरफ वो खुद कहता था कि मर्डर करना उसके लिए एक नशे की तरह है, एक एडिक्शन है, लेकिन दूसरी तरफ हर हत्या के बाद वो बाकायदा हरिद्वार जाता था ताकि गंगा में नहाकर अपने पाप धो सके। ये विरोधाभास सच में हैरान करने वाला है। एक ऐसा इंसान जिसे खून करने की लत हो और वही इंसान अपनी आत्मा की शांति भी ढूंढ रहा हो। इस पूरी दास्तान का आखिरी पड़ाव था उसे मिली सजा। अगर आप आज के लीगल सिस्टम को देखें तो ये केस अपने आप में एक मिसाल है। 1974 में उसकी गिरफ्तारी हुई, 1975 में उसने अपना जुर्म कबूला और उसे मौत की सजा सुनाई गई, और 1976 आते आते उसकी सारी अपीलें खारिज कर दी गई और उसे जयपुर में फांसी पर लटका दिया गया। उसके गुनाह इतने संगीन थे कि भारत के इतिहास में शायद ही कभी किसी को इतनी जल्दी न्याय के अंजाम तक पहुंचाया गया हो। फांसी के फंदे पर झूलने से ठीक पहले शंकर के आखिरी शब्द थे, मैंने बिना किसी वजह के बहुत से लोगों को मारा है, अब कोई मेरे जैसा मत बनना। एक ऐसा खूंखार कातिल जिसे उसी के समाज ने अपने से अलग कर दिया था। अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में उसका इस तरह से सच को स्वीकार करना सच में एक बहुत ही अजीब और डरावना एहसास छोड़ जाता है। तो दोस्तों, इस एक्सप्लेनेर के आखिर में मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूँ। जरा सोचिए, अगर कनपट्टी मार जैसा कोई साइकोलॉजिकल क्रिमिनल आज के समय में होता तो क्या हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और हमारा सिस्टम उसे ज्यादा जल्दी पकड़ लेता, या फिर वो आज के कानूनी दाव पेच का फायदा उठाकर कहीं आसानी से बच निकलता? इस बारे में जरूर सोचिएगा।